बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं डी साइफ़र। भारत में गुज़श्ता रोज़ इंतख़ाबात शुरू हुए। ये 7 मरहलों में होते हैं इंतख़ाबात। पाकिस्तान की तरह नहीं, हमारे यहाँ तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही दिन हो जाते हैं, लेकिन भारत चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 अरब के करीब लोगों ने वोटर्स हैं वहाँ पे, और उन्होंने वोट कास्ट करना है। और ये 7 मरहलों में इस दफ़े इलेक्शंस हो रहे हैं। और पहला मरहला गुज़श्ता रोज़ पूरा हो गया, जिसमें 102 सीटों पे इलेक्शंस हुए। टोटल नशिस्तें जिन पे इलेक्शंस हो रहे हैं वो 543 हैं। और इसमें जो है 272 सीटें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, क्योंकि इससे पहले जो इंतख़ाबात हुए 2014 में और 2019 में, उसमें बीजेपी ने अक्सरियत हासिल की और प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और कहते तो यही हैं कि अगली बार भी मोदी सरकार ही होगी। तो अब देखना ये है कि आया, क्योंकि तजिया जो है, तजिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि बीजेपी जो है वो अगर अक्सरियत नहीं तो कम अज़ कम मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे तो लोकसभा में आ जाएगी। अब देखना यही है कि कितनी अक्सरियत से आती है। और फिर दूसरा सवाल जो हमारी नुक्ता नज़र से अहम है कि आया जब नई हुकूमत न्यू दिल्ली में आ जाएगी तो क्या पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इस वक्त एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है 2019 से, उसमें हम कुछ तब्दीली देखेंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इम्पास टूटे और हम दोनों ममालिक आगे की जानिब बढ़ें। हमारे लिए क्या फेस सेवर पाकिस्तान के लिए हो सकता है, भारत किस तरह इस सारे मामलात को देख रहा है। तो आज इन तमाम मौज़ूआत पे डिस्कशन के लिए, गुफ्तगू के लिए मेरे साथ भारत से, न्यू दिल्ली से मेरे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं, जो भारत के जाना पहचाने सहाफ़ी हैं। बड़ा जाना पहचाना नाम है संजय कपूर, जो कि एक मैगज़ीन निकलता है भारत से हार्ड न्यूज़, उसके एडिटर इन चीफ भी हैं, और बड़ा बैलेंस्ड तरीके से चीज़ों को देखते हैं। और जब मैं न्यू दिल्ली में था तो इनसे बड़ी मुलाकातें भी रहती थीं, और मैंने हमेशा इनसे सीखा ही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल संजय कपूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन डिसाइफर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक मौका दिया आपसे आपकी आवाज़ सुनने का, अपने कई सारे पुराने दोस्त जो पाकिस्तान में उन तक पहुंचने का, और ये कुछ कई सारी यादें को ज़िंदा करने का, जब हम और आप गुफ्तगू करते थे आज के हिंदुस्तान की और दुनिया के हालात के बारे में। तो मैं आई एम ऑल रेडी टू आंसर द क्वेश्चन दैट चले, यू हैव। आई विल डू द बेस्ट आई कैन। अच्छा, वेरी काइंड ऑफ़ तो यू। पहले तो ये बताइए कि आपका क्या तज्ज़िया है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ख़्याल है, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर मोदी साहब ने कहा कि हम 370 सीटों से ज़्यादा लेंगे, बल्कि आप तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 400 सीटें से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन है आपके ख़्याल में? मुझे तो फिलहाल लगता मुश्किल है कि 400 तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो ज़मीनी हालात हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी को काफ़ी रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है। पर ईवीएम का जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में लोगों का कोई भी चीज़ भरोसे के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि क्या नतीजा निकलेगा। कि हमने पिछले 2014 2019 में कई दफ़ा चुनाव देखा, लोगों से बात करी, तो उस समय नज़र कुछ और आता है और नतीजा कुछ और निकलता है। तो अब की बार भी ये डर है कि बीजेपी को कहीं ज़्यादा पता है कि चुनाव की शक्ल क्या होगी, क्या नतीजा क्या निकलेगा। और पर आज की तारीख में जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने तरह तरह के अपने जो रिश्ता बनाया तमाम और अपोजिशन पार्टी के साथ, और जो चुनाव हो रहा है अलग अलग जगह में, उससे मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि इनकी 400 सीटें आएंगी। क्योंकि जो पूरा खेल है इनको रोकने का वो है अलायंस, कोलिशन अलायंस करने का अलग पार्टी से। जैसे सदर्न इंडिया के अंदर इंडिया कांग्रेस का अलायंस है डीएमके के साथ, जिसकी 40 सीटों का कल इलेक्शन हो गया। उसमें ये उम्मीद करी जा रही है
की है संजय, ना आपने तकरीबन आपने सभी सीटें। आपने ये जिक्र किया ईवीएम्स का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि जी रिगिंग को रोकने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाया जाए, लेकिन भारत में हम देखते रहते हैं कि ईवीएम्स के बारे में बहुत से शक व शुबहात पैदा होते रहे हैं, और इस इलेक्शंस में तो ख़ास तौर पे जो है भारत में ईवीएम्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो क्या रिगिंग की भी गुंजाइश है इलेक्शंस में? तो इसके अंदर है ना, मैंने एक कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी करा था अल जजीरा की लिए कि इज रिगिंग पॉसिबल। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे मिलता जुलता ही, और उसको हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी। तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत एडमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम जिसे कहते हैं, उसको रिगिंग नहीं कर सकते। परंतु उसके साथ जो एक वीवीपैट स्टैंड अलोन मशीन है, जिससे कि कागज़ निकलता है, जो आदमी वोट करता है 7 सेकंड के लिए, उसको देखकर ही वो गिर जाता है। उसके बारे में लोगों को यह है कि वो मैनिपुलेट हो सकती है, उसके रिग करा जा सकता है। और आज एक और भी चीज़ सामने आई कि लैपटॉप भी एक उसके बगल में रखा रहता है वीवीपैट के। अगर लैपटॉप है जो कि प्रोग्राम करा जाएगा, तो खौफ और डर ये है कि इसको बाहर की कोई जो ताकत होगी वो कर सकती है। कई सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उन्होंने बताया कि जो उसकी सर्विसिंग होती है ईवीएम की, वो बाहर की एजेंसी करती है, वीवीपैट की भी एजेंसी बाहर करती है। तो उसमें गुंजाइश है कि इसको कुछ हद तक इसको रिग कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं। पर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। करीब लाख सवा लाख तो वोटिंग मशीन है, उसको कैसे करा जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता होता है कौन सी वोटिंग मशीन कहाँ जाएगी, उसको उसमें किस शख्स का नाम होगा, कौन सी पार्टी का ऊपर जाएगा, कौन सी पार्टी का नीचे जाएगा। तो उसमें कई सारे सेफगार्ड्स हैं। पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं कि सोर्स कोड जो इसमें बिल्ट इन होता है, उसकी हम ये अभी तक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि उसने सोर्स कोड किसने लोड करा है, कहाँ से आया है, हिंदुस्तान से आया है कि हिंदुस्तान के बाहर से आया है। तो यही सब कई सारे सवाल हैं जो कि बार बार लोगों बट कहते हैं कि बाय एंड कहीं लार्ज जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में कोई बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज नहीं हुए रिगिंग के भारत, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है। नहीं, सीरियस क्वेश्चन कई सालों से रेज हो रहे हैं, पर अच्छा। बीच बीच में जैसे इलेक्शन कमीशन है वो पाबंदी लगा देता है कि आप इसके बारे में सवाल नहीं पूछ ओके। सकते, मशीन को आप हैक नहीं कर सकते पब्लिक में। और कई सारे उसमें पाबंदियां, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला कई 10 दफा जा चुका है, बार बार जाता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर पाबंदी लगा देता है कि आप इसके आगे नहीं कर सकते। जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन लेना है, जो कि उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है उस पर जजमेंट। वो ये है कि वीवीपैट के 100% जो उसमें पर्चा गिरता है, वो काउंट होगा मैच करने के लिए कि जो आप डिजिटल वोटिंग कर रहे हैं उसके साथ मैच होगा कि नहीं। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना है अगले मे बी मंडे ट्यूसडे हो सकता है ले लें। ओके। हो सकता है कि लंबे समय के लिए रिजर्व करें कि इनका अच्छा, ये कोर्ट का कुछ पता नहीं बताइए चलता है। संजय कि बीजेपी को क्या एडवांटेज मिलेगा आर्टिकल 370 की रेवोकेशन का, राम मंदिर के बनने का, और फिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसका कोई एडवांटेज इंतखाबात में आपको नज़र आ रहा है कि बीजेपी को मिले? तो जब इलेक्शन अनाउंस करे गए थे तो तब उम्मीद करी जा रही थी कि मंदिर का कम से कम इनको बहुत फायदा होगा, और इनके जो जितने जितने भी सपोर्टर्स हैं वो कम से कम इस बात से खुश हो सकते हैं कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन किया है उन्होंने, एक और इलेक्टोरल प्रॉमिस अपनी मीट करी है। पर जो मंदिर का मुद्दा है वो कुछ हद तक मेलो डाउन कर गया। अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी निकाली है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ CSDS नाम की, डेवलपिंग सोसाइटी, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। उसने कहा इस पूरे इलेक्शन में दो मुद्दे सबसे ज़्यादा संगीन हैं। एक है आपकी इन्फ्लेशन, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ऑन बोथ द काउंट्स का जो बीजेपी की सरकार है कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। और खास के अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना ज़्यादा है कि ये पहले कभी नहीं हुआ इतने सालों में। लेकिन हम तो तो पढ़ रहे अगर हैं, ये हम दोनों तो ये मुद्दे, पढ़ रहे हैं कि बड़ी इकॉनमी चल रही है, ज़बरदस्त है, ग्रोथ हो रही है 7-8%, और बड़े इकोनॉमिकली तो इंडिया इज़ राइजिंग। तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज कहाँ से आ गए? तो ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, कहने अच्छा। का मतलब कि कुछ चंद चंद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा हो रहा है,
और कुछ ऐसे एक बहुत ही जिसको कहते हैं स्लाइवर ऑफ पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको किसी को नौकरी नहीं मिलती। इनफैक्ट जो दिखाई पड़ रहा है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी कम चांसेस हैं आपकी नौकरी मिलने की आज के ज़माने में। दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम थी वो ना कैंसिल कर दी, उसका तो वो था आर्मी के अंदर जिस तरीके से लिया करते थे, इन्होंने एक शॉर्ट टर्म आर्मी एम्प्लॉयमेंट का एक चीज़ चालू करी जिसका नाम था अग्निवीर, जो 4 साल के लिए आर्मी के अंदर जुड़ने के लिए था। तो उससे एक यूथ के अंदर बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसे आपके यहाँ बहुत बड़ा एक्साइटमेंट रहा करता था कि आर्मी में ज्वाइन करने का। तकरीबन लास्ट टाइम 2019 में जब आर्मी का सिलेक्शन हुआ था तो करीब 80,000 यंग मैन हैड जॉइंड द आर्मी। अब पूरा का पूरा मामला रुका पड़ा हुआ है, और इससे पूरे जो अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ से लड़के जाया करते थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, उनका दे आर कंफ्यूज कि क्या करें। कुछ लोगों ने ज्वाइन करी है अग्निवीर की तरह, पर अगर आप हिंदुस्तानी अखबार पढ़ते हैं तो कई सारे लोग तो रूस के लिए लड़ने गए, कुछ जी है ना, हाँ। तकरीबन 1 लाख तो इसराइल भी जाने को तैयार है वहां पे हम्म, छोटी नौकरी करने के लिए, लड़ने के लिए तो नहीं पर छोटी नौकरी छोटी करने नौकरियां के लिए। करने के लिए। अच्छा, ये हाँ, तो बताइए कि ये नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि पिछली दफ़े 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में से टोटल उनकी, मेरे ख्याल में अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 29 या 30 सीटें थी टोटल। क्या साउथ में कुछ पेनिट्रेट कर पाई है बीजेपी? क्योंकि मोदी साहब ने तमिलनाडु में ज़बरदस्त एक रोड शो किया। तो आप क्या समझते हैं कि सीटें ज़्यादा होंगी साउथ में या कम होंगी? साउथ इज अ फ्रंटियर जो कि इस पे कब्जा करने में अभी बहुत समय लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि साउथ में कम्युनल पोलराइजेशन बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है करने का। जो नॉर्थ में कर लेते हैं वो साउथ में नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पढ़े लिखों की जमात ज़्यादा है, और जैसे कि एक साहब ने बोला केरला के कि यहाँ पे वहीं के उनके कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट ने बोला कि यहाँ पे 90% लिटरेसी है, इसलिए बीजेपी की यहाँ पे दाल नहीं गलती है। तो अगर इस माहौल के अंदर बीजेपी कोशिश करती है तो कुछ थोड़ा बहुत अपर कास्ट जो वहाँ पे बची है, जो कि काफ़ी हद तक उनको मार्जिनलाइज करा हुआ है, क्योंकि जो नीचे वाले तबके हैं उनको पावर मिली है, तो उस माहौल के अंदर बीजेपी ज़्यादा इलेक्टोरली तरक्की नहीं कर पाती है। तमिलनाडु में उन्होंने 7 चक्कर लगाए, काफ़ी मेहनत करी उन्होंने इस उम्मीद में कि वहाँ पर है ना कुछ हद तक दे कैन गेट सम सीट्स। पर वहाँ पर अभी तक जो उम्मीद करी जाती है, जो फीडबैक आ रहा है तमिलनाडु से कल, वहाँ पर बामुश्किल तमाम 1 या 2 सीटें मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, जो कि इम्पॉसिबल है। उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, उसने कोशिश करी कि दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ रौनक हो सकती है, कुछ गुंजाइश हो सकती है बीजेपी के लिए, पर मुझे लगता है कि दैट इज ही बी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान और फिर सिखों के हवाले से भी, किसान जो फार्मर्स की मूवमेंट भी चली उसमें भी हमने देखा काफ़ी दबाया हुकूमत ने। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं कांग्रेस की सूरत में, या जो इंडी अलायंस जिसे हम कहते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर दे वुड स्टिल, मतलब जो रीजनल पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में आप लीजिए टीएमसी वगैरह, तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये किस तरह वोट करेंगी आपके ख्याल में? जो अकलियत है उसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, खास के नॉर्थ इंडिया में, कि वो वोट करेगी जो बीजेपी को हरा सकेगा। और आज की तारीख में कई सारे सूबे जहां पर कांग्रेस अकेली खड़ी है तो उनको अकलियत विल रैली अराउंड देम। और जैसे हमारा सूबा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आप भी मेरे ख्याल से एक आध दफ़ा जा चुके हैं बहुत दफ़ा जा जब चुका आप हूँ। यहाँ हाई कमिश्नर थे। हाँ, तो वहाँ पर जो माहौल है वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक लीड पार्टी है, उसने एक पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, वो अपने को पीडीए भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, तो पूरे की पूरी अकलियत उनके साथ जुड़ी है। कुछ दिन पहले तक है ना जो फार्म मूवमेंट था यूपी में, वो भी इन्हीं के साथ जा रहा था, पर वहाँ पर एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जो कि पहले इस अलायंस की हिस्सेदार थी, पर उसको बीजेपी ने दबाव डाल के ज्वाइन करा दिया, तो एक कुछ हद तक है ना वो मैनेज कर लिया उन्होंने। पर बाकी इलाकों में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ जहाँ पे फार्म मूवमेंट हुआ,
और जहाँ पे अक़लियत को खास खास तकलीफ है, वहाँ सब मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस के साथ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी पूरी सीटें मिली थी बीजेपी को पिछले बार में, उसके मुकाबले अब की बार है ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको वो नंबर्स लाने के लिए। अच्छा, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा बीजेपी का, उनका कहना यही है कि हमने जी जो वादे किए हमने पूरे किए, चाहे वो आर्टिकल 370 की सूरत में हो, राम मंदिर की सूरत में हो, और बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम अगले 5 साल में हम करके दिखा देंगे। तो इसका भी क्या कोई एक लिहाज से जो काउ बेल्ट है, ख़ास तौर पे हिंदी बेल्ट नॉर्थ में, आप समझते हैं कि उस उससे बीजेपी को फ़ायदा तो हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है जो बीजेपी को हो रहा है और जो होने का भी उनका जो पॉसिबिलिटी है, वो है जो 5 किलो फ्री खाना देते हैं। ओके। कि 80-80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान भर में 5 किलो गेहूं चावल देते हैं वो महीने का। इससे काफ़ी लोगों को इससे सुकून है। उसके साथ साथ तरह तरह के इन्होंने प्रोग्राम चालू कर रखे हैं कि लड़की घर में होगी तो उसको 1,000 रुपया देंगे, घर बनाने का कुछ और पैसा देंगे, टॉयलेट बनाने का कुछ और। तो बेसिक जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो जिसको जो कहते हैं कि बेनिफिशियरी वोट, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभार्थी वर्ग। हम्म। लाभार्थी वर्ग इज द बेसिकली द स्पाइन और द बेसिक बेस ऑफ दिस पार्टी। उसके साथ है ना मंदिर बना लें, उसके साथ है ना यूसीसी कर दें, वो सब चीजें तो दे कैन ऑलवेज डू इट फॉर द हार्ड कोर ग्रुप। पर खाना इज द बेसिक मोटर फोर्स ऑफ दिस एंटायर गवर्नमेंट। तो न्यू दिल्ली में जहां आप बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जो आपके लीडर हैं, वो तो इस वक्त जेल में हैं। तो आपकी क्या कारकर्दगी होगी ख़ास तौर पे न्यू दिल्ली में, क्या समझते हैं? और साथ साथ पंजाब में भी, और हरियाणा, राजस्थान वगैरह स्टेट्स में भी। देखिए, आप जो पार्टी है सब बेसिकली काफी समय तक पॉलिटिकल मुद्दों से काफी दूर रहती थी। इसके सब वेलफेयर ड्रिवन एंड सिटी बेस्ड पार्टी जो कि बिजली सड़क पानी पे ज्यादा कंसंट्रेट करती थी। तो उन्होंने 2-3 चीजें काफी ठीक ठाक करी, स्कूल अच्छे चलाए, जो क्लिनिक है, शहरी क्लिनिक है, उनको ठीक करा। इस वजह से उनकी कुछ हैसियत है दिल्ली में खासकर। तो अरविंद केजरीवाल पहले तो कांग्रेस के साथ जाने की तैयार नहीं थे, पर अब की बार चले गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिससे कि है ना मेरे ख्याल से बीजेपी पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रही थी कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे कुछ समय तक। काफी समय तक, इनफैक्ट जब नई सरकार बनी थी तो उसके पहले जो इलेक्शन होता था तो उसमें वो कैंपेन करते थे, अरविंद केजरीवाल को नीचे वाली सीट के दीजिए, बीजेपी को ऊपर वाली सीट के, तो साथ साथ चलते थे। अब की बार है ना उन्होंने उनसे पीछा छुड़ा लिया और इस वजह से वो उनको जेल का रास्ता देखना पड़ा। तो यहाँ पर है ना इम्पैक्ट तो काफ़ी है लोगों में, खास के इनका जो सपोर्ट बेस है वो नीचे वर्ग के नीचे जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है हिंदुस्तान का, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी लोगों को मदद करी है, इंस्पायर करा है। तो पॉसिबल है कि दिल्ली में जहाँ पे कि बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, उसमें से 3 या 4 सीटें कांग्रेस के साथ अलायंस इनका है उसमें मिल जाए। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ फाइट इन दिल्ली, तो रा, प्राइमरी बिकॉज तो लोग बाग है ना इससे नाराज हैं कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप, संजय? राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत करी, पिछले काफी समय से पूरे मुल्क का चक्कर लगाया, काफी मेहनत करी। भारत जोड़ो पर यात्रा। उनके साथ हम्म। भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, और काफी लोगों को साथ चल। पर उनकी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि उनकी पार्टी अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, लोग उनसे इत्तेफाक नहीं करते। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी कि उनकी पार्टी को और इरोड कर दे। उन्होंने इतने सारे लोगों को डिफेक्ट कराया, और अब जो सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है कि कई लोगों के ऊपर एनफोर्समेंट एजेंसीज के रेड हुए, उनको आर्म ट्विस्ट करा गया कांग्रेस छोड़ के उनको ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, जो ये तक लाइन दिखा है ऑफ। कि 25 में से जो 23 लोग गए हैं उनको जो बीजेपी में गए, दे वर ऑल आर्म ट्विस्टेड इनटू लीविंग। तो कांग्रेस तो या इस माहौल के अंदर, कितनी सीटें सॉरी ले प्लीज करिए पाएंगे? आप। तो पिछली बार 52 सीट्स आई थी कांग्रेस की। तो बीजेपी के जो एस्टिमेट है वो तो ऐसा कर रहे हैं कि बीजे कांग्रेस को डिप्रेशन हो जाएगा, वो कह रहे हैं 24 और 26 के आसपास सीटें आएंगी।
पर मुझे लगता है कि अगर अक़लियत और इनके जो पुराने वोट और ख़ास के जो अलायंस पार्टनर्स इनके साथ रहते हैं, तो ये 60-70 के ऊपर सीटें ला सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस यू मीन कि नॉट इंडिया अलायंस बट कांग्रेस इटसेल्फ? आई एम सेइंग कांग्रेस itself, कांग्रेस, अच्छा। maybe 60-70, maybe more. अच्छा, So it वेरी। all depends how it works out. तो जो बीजेपी ने मेरे ख्याल में 543 में से शायद 470 या 480 हलकों में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, एम आई राइट? 479। 479। तो 479 से वो तवक्को ये रख रहे हैं कि 400 सीटें। आपका क्या गेस है, गेस्टिमेट क्या है, कितनी सीटें ले जाएंगी बीजेपी? देखिए, जो कॉमन सेंस है कि बीजेपी का जो सपोर्ट है पूरे मुल्क में तकरीबन 250 सीटों के आसपास है, तो उसके साथ उनको कुछ और मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें, या तो कुछ माहौल बने, कुछ ऐसा हो कि इससे फ़ायदा हो। पर 250 सीट्स उनके पास तकरीबन पक्की रहती हैं। उनको अब है ना, अगर 400 का टारगेट है तो करीब 150 जोड़नी पड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ इट विल हैपन, क्योंकि साउथ में मैं पूरी तरीके से, सिवाय कर्नाटक जहाँ पे कुछ सीटें इनको मिलेंगी, बाकी इलाकों में तकरीबन ब्लैंक है। केरला में नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगी, आपके तमिलनाडु में नहीं मिलेगी, तो साउथ काफ़ी ब्लैंक रहेगा। और जो इलाके हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में यूपी से उम्मीद करी जा रही है, पर यूपी में काफ़ी हद तक डिवीजन आ गया है लोगों में। खास के एक अपर कास्ट ग्रुप है ठाकुरों का, उसमें कुछ हद तक नाराज़गी आ रही है कि वो लोग उनको खौफ ये है कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसको हटा दिया गया, वो ठाकुरों का नेता है। तो ये अफवाह फैला दी गई है दिखाने के लिए कि जैसी सरकार नई बनेगी या जब जैसी इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो योगी साहब वुड बी रिमूव्ड। तो इससे काफ़ी हद तक वहाँ पे नाराज़गी है। कितना अच्छा। ट्रांसलेट करती है इनके खिलाफ, उस पर देखने वाली बात है, पर मुझे नहीं लगता कि इनके नंबर्स आर गोइंग सो हाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि बार बार है ना 400 पार कहा जाता है। अच्छा। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, मणिपुर में शायद कुछ कल हंगामे भी हुए हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी? भारतीय जनता पार्टी की। मणिपुर में 2 सीटें। मणिपुर में 2 सीटें। मणिपुर अनफॉर्चुनेटली मैं अगस्त सितंबर में गया था वहाँ पर, और उसके बाद एज अ मेंबर ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट ने काफ़ी परेशानी हमारे लिए भी पैदा करी। पर वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। स्टेट इज़ लार्जली डिवाइडेड बिटवीन टू कम्युनिटीज़, मेतीज़ एंड कुकीज़, पोर्टल। और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। बीच में आर्मी बफर जोन को मैन करती है। कैसे इलेक्शन हुआ है वो तो आप अगर आपको मौका मिला हो पढ़ने का, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने है ना कब्जा कर लिया, और उसने तकरीबन अपने ही फेवर में जो लोग थे उनके लिए वोट कर दिया। और वहाँ पे आर्मी के रहते हुए भी सब चीज़ें हुई, तो परेशानी वाली बात है कि क्या इलेक्शन का नतीजा निकलेगा। जो अक्सरियत है वो जीत जाएगी, जो अकलियत है उसको कुछ नहीं अच्छा, मिलेगा, लाइन यही ऑफ नतीजा कंट्रोल निकलेगा। के उस पार कश्मीर जो है, वहाँ पे 5 सीटें हैं मेरे ख्याल में, श्रीनगर की 3 और 2 जम्मू की। वहाँ पे क्या नताइज निकलने वाले हैं? बीजेपी कुछ इंग्रेस कर सकेगी श्रीनगर में, वैली में? जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके हिसाब से बीजेपी को वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ओके। वहाँ पर लोगों में नाराज़गी है, बहुत खामोशी से अब इसका इजहार। एंड वोटिंग एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि वो कर सकते हैं, और उम्मीद यही करी जा रही है कि नॉन बीजेपी पार्टीज को ही वहाँ पे वोट मिलेंगे। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो होते हैं एक ही दिन इलेक्शन। तो क्या भारत में ये हम्म। मुमकिन है कि एक ही दफ़ा सारे इलेक्शंस हो जाएं, तमाम 28 के 28 स्टेट्स में और बाकी भी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं? देखिए, लोग बाग बार बार ये कहते हैं कि वन इलेक्शन कर रहे हैं, उसको 7 फेजेस में कर रहे हैं। एक दिन में तो चुनाव कर नहीं पा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो अगर सोचिए कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो महीने क्या, 4-6 महीने तो इलेक्शन ही चलता रहेगा हिंदुस्तान में। पहले कुछ होगा फिर कुछ होगा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बल्कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर कोविड, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है, उन्होंने कोई टाइम टेबल वगैरह बनाया है जिसके थ्रू दिखाना चाहते थे कि हो सकता है। पर कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी तरीके से ये उसको क्लब करें। कुछ इनके जो सूबे इनके कंट्रोल में हैं उनको साथ करने की कोशिश करेंगे,
पर मुझे नहीं लगता कितनी आसान होगा। आसान बात। चलिए संजय हमारे साथ ही रही। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और फिर वापस आकर ज़रा पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पे बात करेंगे और संजय कपूर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जब नई हुकूमत आएगी न्यू दिल्ली में तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे साथ रहिए।